हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th का जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 धातु और अधातु के बारे में। देखिए, प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग नया सिलेबस जो आया है आप लोगों के लिए, संशोधित पाठ्यक्रम जो है उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक है। मैंने पूरे सिलेबस को अच्छी तरह एक एक बात को डिफाइन करके आप लोगों को बताया है। तो सबसे पहले तो आप लोग सिलेबस वाले वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि इस चैनल पर क्लास 8th और 9th एनसीईआरटी साइंस का जो संशोधित सिलेबस जारी हुआ है उसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अब तैयारी करनी है। अगर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो चौथा चैप्टर 8th क्लास का हमारा चल रहा था साइंस का, ये नए सिलेबस में भी है, तो इसको अपन जारी रखेंगे। तो बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। 4th चैप्टर जो अपना है क्लास 8th का, पदार्थ, धातु और अधातु। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले 4 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसका 5वां वीडियो है और इस 5वें भाग में आज हम बात करेंगे धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनके बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी धातुओं के 2 रासायनिक गुणों के बारे में, जिसमें एक तो यह था कि धातु किससे क्रिया करेंगे? वायु से क्रिया। तो वहां पर हमने पढ़ा था वायु के साथ क्रिया। यहां हमने देखा था कि जैसे कोई भी धातु हम उदाहरण लेते हैं धातु का और उसकी वायु के साथ क्रिया करवाते हैं, तो वायु में मुख्यतः कौन क्रिया करती है? ऑक्सीजन क्रिया करती है, O2। जब इनकी क्रिया होती है तो हमारे पास क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखिए, सोडियम ऑक्साइड के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा ये Na2O। राइट फॉर्मूला है Na2O। सोडियम धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बनता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे और लिखा भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि धातु प्लस वायु या ऑक्सीजन इज इक्वल इनटू एरो के निशान के बाद में धात्विक ऑक्साइड। किसी भी धातु का उदाहरण लेकर हम उसकी क्रिया वायु से करवा सकते हैं। तो धातु से जो क्रिया करेगी वायु में से कौन सी गैस करेगी? ऑक्सीजन गैस करेगी और क्रिया करने के बाद में क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड बनेगा। इसके बाद में दूसरी क्रिया हमने देखी थी, दूसरा रासायनिक गुण हमने देखा था जल के साथ क्रिया। कोई भी धातु अगर जल के साथ क्रिया करता है तो हमें उस धातु का हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यानी हमने पढ़ा था कि धातु प्लस जल इज इक्वल इनटू धात्विक हाइड्रोक्साइड हम कह सकते हैं, या धातु हाइड्रोक्साइड भी हम कह सकते हैं। हाइड्रोक्साइड किसी भी धातु का हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम धातु का ही उदाहरण ले लिया हमने। जल का फॉर्मूला H2O होता है और जब ये क्रिया करेंगे तो हमें धात्विक हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्राप्त होगा और धात्विक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होने के बाद में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो यहां पर भी हम हाइड्रोजन गैस लिख सकते हैं। यानी हमने पिछली वीडियो में धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों में से इन 2 गुणधर्मों के बारे में बात कर ली थी। पहला वायु के साथ क्रिया, कि कोई भी धातु वायु के साथ क्रिया करता है तो उस धातु का ऑक्साइड बनता है, और जल के साथ क्रिया करता है धातु तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। यहां दोनों जगह हमने सोडियम धातु का उदाहरण लिया है और दोनों की जो एक्टिविटी हमने देखी है, ये एग्जाम्पल जो रिएक्शन मैंने लिखी है यहाँ पे समीकरण, इसके अकॉर्डिंग आप इसको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, जो कि रासायनिक गुणधर्मों में तीसरा गुणधर्म है।
देखिए तीसरा गुणधर्म है अम्ल के धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, यानी इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि धातु प्लस अम्ल, धातु और अम्ल क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसको अगर लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए किसी भी धातु का हम उदाहरण लेते हैं, सोडियम धातु की क्रिया जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो हमें NaCl का लवण प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। क्या देखा हमने? धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, लवण का निर्माण करती है। यहां हमने देखा कि जब किसी धातु की क्रिया हम किसी अम्ल से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए H2 क्यों लिखा है मैंने कि किसी भी अधातु को अगर गैसीय रूप में हम लिखते हैं, कोई भी अधातु है वो गैस है, गैसीय रूप में अगर लिख रहे हैं तो वो आणविक रूप में लिखी जाती है, न कि परमाणविक रूप में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे H2 लिखा है। यह रासायनिक समीकरण जो है बिल्कुल सही है, बस यह है कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, संतुलित नहीं है। बाकी समीकरण सही है। अब संतुलन की बात तो आप 9th 10th में ही पढ़ोगे। जैसे मैग्नीशियम के रिबिन को अपन ने जलाया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला था। मैग्नीशियम का रिबिन हमने क्या किया था? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। वहां पे भी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे, यहाँ 1 परमाणु था। अब ये संतुलित नहीं है, लेकिन सही है कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया वायु से होती है, या मैग्नीशियम को जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो फॉर्मूले जो हैं दोनों ही सही हैं, बस सिर्फ ये है कि यहाँ ऑक्सीजन आणविक रूप में है, यहाँ परमाणविक रूप में है, तो दोनों में थोड़ा सा जो संतुलन है वो नहीं है। बाकी समीकरण सही है। संतुलन की बात तो हम 10th में ही पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाई तो हमें लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। यहां एक और धातु का उदाहरण हम लेते हैं, Fe। आयरन जो धातु है उसकी क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाना चाहें H2SO4 से, तो देखिए हमें फेरस सल्फेट प्राप्त हो जाता है। फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट का लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो इससे हमने देख लिया है कि धातुओं की जब अम्ल से क्रिया करवाई जाती है तो लवण बन रहा है। देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ये जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है इसको आप बॉक्स में बंद करके स्टार लगा के लिख सकते हो। अगर ये याद है तो कोई सी भी रासायनिक समीकरण होगी उसको आप लिख सकते हो, उदाहरण ध्यान रख करके। ठीक है, यहां हमने देखा धातु अम्ल के साथ क्रिया करके, धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण बनाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातुओं की क्षारों के साथ क्रिया की बात करें तो धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस बनाती है।
अब इसके बाद हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। क्या होती है विस्थापन अभिक्रियाएं? तो अगला हमारा हेडिंग क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। किसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं? अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, अभिक्रियाएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें उदाहरण कुछ ज्यादा होंगे, उनको देख सकते हैं अपन। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है कि एक धातु जब दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलीन से विस्थापित कर दे तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? विस्थापित अभिक्रियाएं। अब एक धातु दूसरी धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कब करेगी? जब उसकी सामर्थ्य पहले वाली धातु से ज्यादा होगी, तो उस स्थिति में वो उसको विस्थापित कर देगी। अगर मान लीजिए उसकी सामर्थ्य यानी अभिक्रियाशीलता का जो गुण है, उसकी क्षमता है, अगर उससे कम है, जो धातु उसके यौगिक के साथ है, उस धातु से दूसरी धातु की क्रियाशीलता अगर कम है तो वो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से, एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है, विलयन से विस्थापित करता है। विस्थापन अभिक्रियाओं में होता क्या है कि एक धातु है, दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, यानी वहां से हटा देता है। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर एक तथ्य स्टेटमेंट अपन लिखते हैं कि जिंक जो होता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और जो पात्र होता है उसके पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण बच जाता है। इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं कि जिंक कॉपर सल्फेट के, जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है या विस्थापित करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कर देता है। इसीलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। इसीलिए कॉपर सल्फेट का यानी CuSO4 का नीला रंग, CuSO4 का नीला रंग अदृश्य हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। जैसे ही जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है तो कॉपर सल्फेट CuSO4 का नीला रंग जो होता है वो अदृश्य हो जाता है और पात्र के पेंदे में जो कोई भी पात्र है, बीकर है या परख नली है, उसकी जिस पात्र में हमने रखा है उस पात्र के पेंदे में कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है, कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अब देखिए इसकी अगर अपन अभिक्रिया लिखना चाहें, रासायनिक समीकरण लिखना चाहें तो CuSO4 प्लस Zn जिंक एरो, जिंक क्या करेगा, यहां से इस कॉपर को विस्थापित करेगा तो इस कॉपर की जगह ये जिंक आ जाएगा। अपने पास क्या बनेगा,
ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर का जो चूर्ण है वो पात्र के पेंदे में अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यहां हम इनका रंग भी लिख सकते हैं कि CuSO4 जो है इसका रंग कैसा होगा, नीला होगा। जिंक सल्फेट जो बनेगा हमारे पास वो रंगहीन होगा। और कॉपर की बात करें तो किस रंग में ये दिखाई देता है, लाल रंग के चूर्ण के रूप में ये हमें दिखाई देता है। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रियाएं कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसीलिए कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो अदृश्य हो जाता है और पात्र के पेंदे में, कोई भी पात्र हमने लिया है उसके पेंदे में कॉपर जो होता है लाल रंग के चूर्ण के रूप में वहां पर व्यवस्थित हो जाता है। देखते हैं इससे आगे कुछ और उदाहरण, इसी से रिलेटेड विस्थापन अभिक्रियाओं के और उदाहरण हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं और इसी विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं कि कैसे एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से किस प्रकार विस्थापित करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से जिंक जो होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन ऐसे लिखते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में हमें करना क्या है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें लोहे की कील डालनी है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर Fe, लोहे की कील में क्या है, आयरन है, तो उसको प्रतीक के रूप में हम Fe लिख सकते हैं। तो डालने पर Fe कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। Fe आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। अगर इसकी रासायनिक समीकरण अपन लिखें तो लिख सकते हैं कि CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल इनटू हमें प्राप्त होता है FeSO4 प्लस कॉपर मुक्त हो जाता है। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जैसे ही लोहे की कील डालते हैं, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें हमने लोहे की कील डाली, लोहे की कील को हम Fe लिख सकते हैं। हमें Fe क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित करेगा, प्राप्त होगा FeSO4 और कॉपर अवक्षेप के रूप में या अलग से प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं, उनमें हमें देखना है कि वहां रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी तो क्यों होगी और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ठीक है, जैसे ZnSO4 जिंक सल्फेट का चूर्ण मान लो या जलीय विलयन जो है जिंक सल्फेट का, उसमें अगर हम कॉपर डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट के विलयन में अगर हम कॉपर डालते हैं तो क्या होता है, क्या कॉपर जिंक और आयरन को विस्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर विस्थापित कर देगा तो अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापित नहीं करेगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरा है, तीसरा एग्जाम्पल है ZnSO4 यानी जिंक
सल्फेट, और इधर हमने क्या लिख दिया, Fe लिख दिया। अब हमें देखना यह है कि अगर इन जलीय विलयनों में हम कॉपर आयरन को डालते हैं तो क्या अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो यहां हम देख रहे हैं, मैंने पहले भी बता दिया कि जो धातु उसके यौगिक के साथ जुड़ा हुआ है उस धातु को हटाने के लिए हमें ऐसी धातु की आवश्यकता होती है जिसकी क्रियाशीलता अधिक हो और उस यौगिक वाली धातु की क्रियाशीलता कम हो, तब तो वो विस्थापित कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। अब देखिए इनमें से FeSO4 हमें प्राप्त हुआ है, यहां पर इसको उठा के यहां पे रख दिया और कॉपर लिख दिया। तो बताइए कि यहां पे आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया है, तो कॉपर इस आयरन को विस्थापित करेगा या नहीं करेगा। इतना सा तो कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं इसको देख के। तो इसको तो हम लिख सकते हैं कि नो रिएक्शन, यहां कोई क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर इस आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। पहले हमने देखा था कि CuSO4 था, जिंक की क्रिया करवाई थी, जिंक ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया था और कॉपर का अवक्षेप प्राप्त हुआ था, अभी जस्ट हमने देखा था। तो यहां ये कॉपर जो है इस जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो यहां पे भी हम लिख देंगे नो रिएक्शन। अब बचा है अपने पास में ZnSO4 Fe। देखिए Fe से कम शक्तिशाली हुआ कॉपर, तो जिंक से कम शक्तिशाली Fe होगा या नहीं। देखो कॉपर कम शक्तिशाली है, वही इसको नहीं हटा पा रहा, तो क्या Fe जिंक को हटा पाएगा क्या? नहीं हटा पाएगा। Fe तो कॉपर से भी कम अभिक्रियाशील है, तो यहां पर भी हम लिख देंगे नो रिएक्शन। अभिक्रिया यहां पर भी कोई नहीं होगी। अब इसका कारण जो है उसको हम इधर लिख देंगे कि जिंक कॉपर व Fe से अधिक क्रियाशील है या अभिक्रियाशील है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जिंक है कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक कॉपर व आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। देखिए यहां कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सका, तो कॉपर जिंक से अधिक क्रियाशील हो गया। यहां कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सका, तो आयरन अधिक क्रियाशील और कॉपर कम क्रियाशील हो गया। यानी कॉपर, इन तीनों में से अगर हम देखेंगे तो कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील होगा। यानी अगर इनको अपन अभिक्रियाशीलता का क्रम देना चाहें तो एक नंबर पर जिंक, दूसरे पर आयरन और तीसरे पर कॉपर होगा। तो कॉपर यहां जिंक और आयरन को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो जिंक कॉपर व आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। अब यहां पर हमने एक स्टेटमेंट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट हम यहां लिख सकते हैं और लिखते हैं। देखिए कि एक, इधर लिख देता हूं मैं यहां पे, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु
कम अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को, अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता, विस्थापित नहीं कर सकता है, विस्थापित नहीं कर सकता है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को तो विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। और ये जो लाइनें हम लिखे हैं, हमने लिखी है, वो इन तीनों समीकरणों को देखकर हम आसानी से लिख सकते हैं। याद करने की, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहली समीकरण में हमने देखा कि ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट जो है उसमें से कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सका, फेरस सल्फेट में से कॉपर फेरस को भी विस्थापित नहीं कर सका, जिंक सल्फेट में से फेरस जिंक को भी विस्थापित नहीं कर सका। तो सबसे शक्तिशाली तो हुआ, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो जिंक है, उससे कम आयरन और सबसे कम कॉपर। अगर उपरोक्त तीनों धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम हम देखें, लिख सकते हैं इसको, उपरोक्त तीनों धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, तीनों धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम अगर हम देखें तो तीनों को हम लिख सकते हैं जिंक, कॉपर, आयरन, जिंक, आयरन और कॉपर। तो यहां हम उपरोक्त तीनों जिंक, कॉपर और आयरन जो धातुएं हैं, इनकी क्रियाशीलता के क्रम को हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी जिंक, उससे कम आयरन और सबसे कम होगी कॉपर। इन तीनों धातुओं में से अगर अभिक्रियाशीलता का क्रम हम देखते हैं तो ये क्रम आपके सामने है। यहां से एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है, आप लोगों को कुछ धातुएं देके और उनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम पूछ सकता है। डायरेक्ट 2-3 उदाहरण देके यह भी पूछ सकता है कि इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं का उदाहरण या नाम बताइए या छांटिए, तो आपको वहां से उनको पृथक करना होगा। और वहां जैसे ये तीनों धातु ही आप लोगों को देके और पूछ ले, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जिंक, सबसे कम अभिक्रियाशील कॉपर, और जिंक और कॉपर की तुलना करवाए तो जिंक अधिक होगा, कॉपर उससे कम अभिक्रियाशील होगा। इस प्रकार इस वीडियो में और पिछले वीडियो में दोनों को मिलाकर धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं वो हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। अब देखो इनमें हमने पढ़ा क्या है कि जो धातु है उनकी धातुओं के 3 रासायनिक गुण पढ़े हैं, जिनमें पहला तो हमने क्या पढ़ा है, वायु के साथ क्रिया, दूसरा हमने पढ़ा है जल के साथ क्रिया, और तीसरा हमने पढ़ा है अम्ल के साथ क्रिया, और अंत में हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड विस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं उनके बारे में बात की। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और अगर आपको लगे कि इस चैनल पर आपके लिए जो वीडियो अवेलेबल हो रहे हैं वो आपके लिए अच्छे साबित हो रहे हैं, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.